हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि पिछले कुछ एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। साथ ही आने वाले एग्जाम जैसे कि पीटीईटी, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, रीट, सेकंड ग्रेड आदि में आने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। साथियों, इन प्रश्नों के आंसर आप सभी भी कमेंट में जरूर लिखना ताकि आपको पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से सही हो रहे हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा? यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा? रावचंद्र सेन, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़। तो किसको कहा था कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा था? तो अपना राइट आंसर हो गया यहाँ पे वीर दुर्गादास राठौड़। कौन हो जाएगा? वीर दुर्गादास राठौड़। कौन थे वीर दुर्गादास राठौड़? तो ये थे जो अपना ये जोधपुर राज्य का राजा था जसवंत सिंह, उनके मंत्री थे आसकरण, जिनके पुत्र थे दुर्गादास राठौड़। अब हुआ यूं क्योंकि जो ये जसवंत सिंह है इनकी मृत्यु हो जाती है 1678। कब हो जाती है? 1678 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद 1679 में जोधपुर को खालसा घोषित कर देते हैं। कौन? औरंगजेब। तब जाके मारवाड़ के राठौड़ों ने नेतृत्व किनके साथ किया? दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौड़ों ने औरंगजेब से संघर्ष किया कि जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया जाए। और ये संघर्ष फाइनली तब तक चलता रहा जब तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जोधपुर का राजा कौन बन जाता है? अजीत सिंह, जो किनके सहयोग से बनता है? वीर दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड इनको क्या कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस। और इनको इतिहास में मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे अपने दुर्गादास राठौड़। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया? यानी वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको जेल में जिंदा जला दिया गया? केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा और सागरमल गोपा। तो अपना राइट आंसर होगा सागरमल गोपा। इनको क्या किया था? जेल में जिंदा जला दिया गया था। शायद ही ऐसा स्वतंत्रता सेनानी होगा राजस्थान का जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया। एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। किससे? मिट्टी के तेल से। कब जलाया गया था इनको? कब जलाया गया था? 4 अप्रैल 1946। 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल में मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया गया था। और ये जलाने वाले कौन थे? ये सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे। तो वहाँ के तत्कालीन शासक जवार सिंह। कौन? जवार सिंह के अत्याचारों का डटकर इन्होंने विरोध किया। तब इनको राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष, कितने वर्ष? 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। तो फाइनली इनको 4 अप्रैल 1946 को जेल में मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया गया। इनकी 2 पुस्तकें भी प्रसिद्ध है, जो कौन कौन सी है? एक तो है आज़ादी के दीवाने और दूसरी है जैसलमेर में गुंडा राज। कौन कौन सी? आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज। किनकी पुस्तकें हैं? सागरमल गोपा की। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो गया सागरमल गोपा, जो कि जैसलमेर के रहने वाले थे और जैसलमेर की जेल में इनको जिंदा जला दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चंगुटिया किसने लिखी? थी चेतावनीराज चंगुटिया? रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट। किसने लिखी थी? एक केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट। इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारट, ऑप्शन नंबर सी। क्या है ये चेतावनीराज चंगुटिया? ये डिंगल भाषा। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा में 13 सोटे हैं। कितने? 13 सोटे हैं। जो किनके लिए लिखे थे? ये मेवाड़ के महाराजा थे फतेह सिंह, जिनके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए लिखे थे। और कब लिखे थे ये जब लिखे थे जब कर्नल जब जब ये
दिल्ली दिल्ली में दरबार लगा हुआ था किसका? एडवर्ड सप्तम का। एडवर्ड सप्तम का दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। तो उस दरबार में कौन जा रहे थे? महाराजा फतेह सिंह। तो इन 13 सोटों को लिखकर किन्होंने? केसरी सिंह बारट ने इनको भेंट किया। और इनको पढ़ने के बाद ये महाराजा फतेह सिंह दिल्ली दरबार न जाकर वापिस मेवाड़ चले गए, क्योंकि उनका स्वाभिमान जागृत हो गया, क्योंकि उनका स्वाभिमान जागृत हो गया। तो ये 13 सोटे कौन सी भाषा में? ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो गया केसरी सिंह बारट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले, राजनीतिक चेतना, कौन सी चेतना? राजनीतिक चेतना सर्वप्रथम जन्म देने वाले कहाँ पे? राजस्थान में। विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल शेट्टी, दामोदर दास राठी और जमनालाल बजाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल शेट्टी। अर्जुनलाल शेट्टी कहाँ के थे? ये जयपुर के थे। कहाँ के थे ये? जयपुर के। इसका राइट आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ के थे? जयपुर के थे, जो कि इनका जन्म हुआ था 1880 जैन परिवार में। कौन से परिवार में? जैन परिवार में। और जयपुर राज्य में इन्होंने जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने बीए करने के बाद नौकरी का ऑफर ठुकराया था। और साथ ही कहा था कि अर्जुनलाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा? अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ऐसा कहकर के इन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया था। साथ ही इन्होंने अजमेर में राजनीतिक शिक्षा के लिए राजनीतिक शिक्षा के लिए 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। और इसी जैन शिक्षा सोसाइटी को 1908 में 1908 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया? जयपुर में। और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा जैन वर्धमान पाठशाला। जैन वर्धमान पाठशाला। और उसमें क्या काम किया जाता था? उसमें काम किया जाता था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का। तो ये थे अपने अर्जुनलाल शेट्टी, जिन्होंने क्या किया था? राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को जन्म दिया था। तो अपना राइट आंसर हो गया अर्जुनलाल शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर भारत समाज, कौन सा समाज? वीर भारत समाज। जोरावर सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोकुलदास असावा, जयनारायण व्यास। तो वीर भारत समाज की स्थापना कौन करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक। ये विजय सिंह पथिक का क्या नाम था? इनका मूल नाम था भूप सिंह, जो कहाँ के थे? यूपी के थे। ये बुलंदशहर के रहने वाले थे। साथ ही इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना करके क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। और ये कहाँ पे की थी? अजमेर में। अजमेर में इन्होंने एक और स्थापना की थी, जो ये ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। और इनकी एक पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी गई है, कौन सी है? व्हाट आर इंडियन स्टेट। किनकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की पुस्तक है। और साथ ही इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? अखंड भारत, कौन सा भारत? अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? सागरमल गोपा, अर्जुनलाल शेट्टी, जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा। तो अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो गया जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो गया जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास कहाँ के थे? ये कहाँ के थे जयनारायण व्यास? ये जोधपुर के थे। इनका जन्म हुआ था 1899 में। और 1951 से 54 के बीच ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और इनको शेर ए राजस्थान और लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। किनको? जयनारायण व्यास को। और ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। कौन? जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जो सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। किन्होंने उठाई थी? जयनारायण व्यास ने सामंतशाही के खिलाफ। और जन जागृति का राजस्थान में सबसे पहले काम किसने किया था? अर्जुनलाल शेट्टी ने। और अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने कहाँ से किया था? मुंबई से किया था। और कब किया था? 1938 में। इनके अलावा इन्होंने और भी पत्रों का प्रकाशन किया, जैसे कि आगी बाण, पीप,
ये पीप अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। और मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, कौन सी पोल? पोपाबाई की पोल। ये एग्जाम में पूछी गई है बार बार। तो अपना राइट आंसर हो गया इसका जयनारायण व्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? मेहरानगढ़, बसंतगढ़ और लोहागढ़ या मैगजीन दुर्ग? तो इसका राइट आंसर हो गया मैगजीन दुर्ग। कहाँ पे? ये अजमेर में ये मैगजीन दुर्ग है, जो शहर के बीचों बीच बना हुआ है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने कब बनवाया था इसको बनवाया था 1571 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। साथ ही इसका उपनाम भी है मैगजीन दुर्ग या अकबर का दौलत खाना। क्वेश्चन आ जाए अकबर का दौलत खाना कौन से दुर्ग को कहते हैं? मैगजीन के दुर्ग को। और एकमात्र दुर्ग है जो कि ये मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है। साथ ही हल्दी घाटी की रूपरेखा यानी हल्दी घाटी की जो तैयारियां की थी वो इसी दुर्ग में की थी। साथ ही जो ये सर टॉमस रो था, ये सर टॉमस रो कौन था? ये था ब्रिटिश राजदूत था। ये किसका? जेम्स प्रथम का राजदूत था ये, जो कहाँ आया था? ये 1600 कब आया था? ये 1616 में 1616 में ये मैगजीन दुर्ग में आकर जहांगीर से भेंट करता है। ये किससे भेंट करता है? जहांगीर से। कब करता है? 1616। ये 1616 वाली जो डेट है एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो इसको याद रखना। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा मैगजीन दुर्ग। ब्लू पोएट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ब्लू पोएट्री, कौन सी पोएट्री? ब्लू पोएट्री। तो इसके ऑप्शन है किशनगढ़, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह कुमाऊत, कृपाल सिंह शेखावत, ये कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह शेखावत, ये कृपाल सिंह शेखावत इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ब्लू पोएट्री के लिए कौन प्रसिद्ध है? कृपाल सिंह शेखावत। और इनको पद्मश्री से सम्मानित कब किया? इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था सन 1976। ब्लू पोएट्री के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। साथ ही ये ब्लू पोएट्री क्या होती है? ये ब्लू पोएट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। साथ ही ये ब्लू पोएट्री तो कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? जयपुर की। और एक आती है ब्लैक, ये ब्लैक पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये ब्लैक पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है ब्लैक पोएट्री। और ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, इनको तो 1976 के अंदर ही पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन वर्तमान में ब्लू पोएट्री के लिए कौन जाने जाते हैं? तो इनके लिए जाने जाते हैं गोपाल सेन किसके लिए जाने जाते हैं वर्तमान में? ब्लू पोएट्री के लिए। तो अपना इसका राइट आंसर हो गया कृपाल सिंह शेखावत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय। ये पिछवाइयाँ हैं, इनके चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला, रामलीला, प्रणय लीला, हाथियों की लड़ाई। तो इसका मुख्य विषय हो जाएगा मित्रों, इसका विषय हो जाएगा श्री कृष्ण लीला। अब ये श्री कृष्ण लीला में क्या होता है? क्या है ये पिछवाइयाँ? ये पिछवाइयाँ जो मूर्ति के पीछे, जो मंदिर में जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो दीवार होती है उस पर जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित कुछ चित्रकारी, ये सुंदर चित्रकारी की जाती है। किस पे? दीवार पे। ये विशेष रूप से कौन से मंदिरों में होती है? जैसे वल्लभ संप्रदाय, श्री कृष्ण भगवान से संबंधित जो मंदिर होते हैं उनमें की जाती है, जैसे नाथद्वारा। यानी कुल मिला के सीधा इनका संबंध किससे? श्री कृष्ण भगवान यानी श्री कृष्ण लीला से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण भगवान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं उदय शंकर जी, बिरजू जी, लक्षण जी और भानु जी। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? शास्त्रीय नृत्य के कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? भानु जी महाराज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये भानु जी महाराज कहाँ के थे? ये भानु जी महाराज जयपुर के थे। और जो ये कथक है, ये कथक जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है कथक, इनके प्रवर्तक तो कौन हो गए? भानु जी महाराज। कहाँ से? जयपुर घराने से। और इस जयपुर घराने की कितनी शाखा है? इसकी 5 शाखा है, जिसमें से जयपुर घराने आदि घराना है। उन 5 शाखाओं में से जयपुर घराने की जो शाखा है ये आदि घराना है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानुजी महाराज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। काकी, नागा, विरक्त और गौड़ीय। कौन सी सम्मिलित नहीं है? काकी, नागा, विरक्त और गौड़ीय। ये गौड़ीय दादू पंथ की शाखा नहीं है। ये गौड़ीय श्री कृष्ण भगवान से संबंधित एक संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? श्री कृष्ण भगवान से संबंधित एक संप्रदाय, ना कि दादू पंथ की शाखा है। दादू पंथ की कितनी शाखा है? दादू पंथ की, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ीय। लेकिन ये दादू पंथ की कितनी शाखा है? दादू पंथ की कुल मिला के 6 शाखा है। कितनी शाखा है? 6 शाखा। कौन कौन सी? एक तो खालसा, नागा, एक उत्तरार्धे, एक विरक्त और एक खाकी और एक निहंग। जिसमें से ये प्रमुख शाखा कौन सी है? खालसा। और खालसा के संस्थापक कौन है? गरीबदास, जो कि दादू के पुत्र थे। गरीबदास किनके पुत्र थे? दादू जी के पुत्र थे। और ये शाखा कहाँ पड़ती है? ये जयपुर नारायणा, जो कि इनकी प्रमुख शाखा है। और नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास। इसको ऐसे याद रखेंगे, जो नागा होते हैं वो सुंदर होते हैं। और उत्तरार्ध शाखा के संस्थापक कौन थे? इनके थे बनवारी दास। ये उत्तरार्ध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए। ये साधु राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत चले गए। और विरक्त गुमकड़ साधु थे। और साथ ही काकी शरीर पर भस्म लगाते थे। और निहंग भी गुमंतु साधु थे। तो ये थे अपने दादू की शाखा। तो इसका राइट आंसर हो गया गौड़ीय, जो कि एक संप्रदाय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत माऊजी का जन्म स्थल कौन सा है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। संत माऊजी का जन्म स्थल कौन सा है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। संत माऊजी, तो इनका जन्म स्थल डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? सावला गांव। कौन सा गांव पड़ता है? सावला। कौन सा गांव पड़ता है? सावला गांव। इन्होंने, ये संत माऊजी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सामाजिक बुराइयों को समाज से समाप्त करने के लिए एक संप्रदाय चलाया था, जिसका क्या नाम था? निष्कलंक संप्रदाय। और वाद विवाद शैली में इनके 5 बड़े हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं, जिनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं चोपड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है चोपड़ा किनके ग्रंथ है? तो चोपड़ा किनके ग्रंथ हो जाएंगे? संत माऊजी की। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सावला गांव इनका जन्म स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजाजी के जन्म स्थल का नाम ददरेवा, करनाल, आसिंद और कोल्लू। तो तेजाजी का जन्म स्थल, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका जन्म स्थल हो जाएगा करनाल, नागौर, जो कि कहाँ पड़ता है? नागौर, जहाँ पे मेला भी बढ़ता है। परबतसर के अंदर नागौर में मेला बढ़ता है। और ये मेला कब बढ़ता है? ये बढ़ता है भाद्र शुक्ल दशमी को। कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। और ये इनका जन्म स्थान पूछा है करनाल, नागौर। और अब की बार शायद है ना, इनका मृत्यु स्थान पूछ सकता है। मृत्यु कहाँ हो जाती है इनकी? तेजाजी महाराज की मृत्यु होती है सुरसरा, अजमेर। और किससे होती है? सर्पदंश से। और तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम भी पूछा गया है। जो क्या है इनकी घोड़ी का नाम? इनकी घोड़ी का नाम है लीलन श्रृंगारी। और लीलन श्रृंगारी इनकी घोड़ी हो जाएगी। और इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। और माता का नाम रामगौरी। और पत्नी का नाम पेमल दे। ताहड़ जी, रामगौरी और पेमल दे, ये इनके पिता, माता और पत्नी हो जाएंगे। साथ ही तेजाजी की एक कर्मस्थली रही है, जो कहाँ पे पड़ती है? बांसी दुगेरी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बांसी दुगेरी कहाँ पड़ती है? बूंदी जिले में, जो कि इनकी कर्मस्थली के नाम से जाना जाता है। तो अपना राइट आंसर हो गया करनाल, नागौर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में गाई जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? नेतल का भरतार के नाम से कौन सा लोक देवता जाना जाता है? कहाँ पे? राजस्थानी लोकगीतों में। तेजाजी, हड़बूजी, बाबूजी, रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव जी महाराज। तो बाबा रामदेव जी महाराज को क्या कहते हैं राजस्थानी लोकगीतों में? नेतल का भरतार। बाबा रामदेव जी
के और भी उपनाम है, जैसे रूणी चारा धनी, रामसारा पीर, पीरों के पीर। ये पीरों के पीर मक्का से पंचपीर आए थे, उन्होंने इनका नाम क्या दिया था, पीरों के पीर। क्यों दिया था, क्योंकि उनके जो कटोरे थे वह मक्का से इन्होंने इनकी शक्ति के द्वारा उनके हाथों में मंगा दिए थे, इसीलिए इन्होंने पंचपीरों ने बाबा रामदेव जी को क्या नाम दिया, पीरों के पीर। साथ ही इन्होंने बाल्यावस्था में एक भैरव राक्षस था सातलमेर, जिसका क्या किया था, वध कर दिया था, और इनके गुरु का नाम बालीनाथ है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, उडू काश्मीर, और इनके पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मैणा दे। साथ ही बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी, जीवित समाधि। कहाँ पे ली थी, पोखरण रामदेवरा राम सरोवर के तट पर। और कब ली थी ये ली थी 1458 ईस्वी में, 1458 ईस्वी में। और इनका मेला लगता है कहाँ पे, रुणीचा में इनका मेला लगता है। तो ये मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है, और ये बाबा रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के प्रणेता रहे हैं। तो ये थे अपने बाबा रामदेव जी, और ये नेतल इनकी पत्नी थी, तो अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है, यानी अंत कौन से त्योहार से होता है, हरियाली तीज, शीतलाष्टमी, बसंत पंचमी या गणगौर। तो राजस्थान में त्योहारों का अंत कहाँ से हो जाता है, गणगौर से। इनके लिए एक उक्ति भी चलती है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर से त्योहारों का अंत हो जाता है। अब ये तीज है, तीज भी राजस्थान में फेमस है। तो कब आती है तीज, किस तिथि को आती है तीज, और तीज भी राजस्थान में दो है, कौन सी, छोटी तीज और बड़ी तीज। ये छोटी तीज श्रावणी तीज, इसी को श्रावणी तीज, हरियाली तीज, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, और ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। और बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, जिसके नाम है कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, इसी को कहते हैं। और ये कब आती है, ये भाद्र कृष्ण तृतीया को, यानी एक महीने बाद भाद्र कृष्ण तृतीया को ये थी तीज। और ये गणगौर महादेव और पत्नी की पार्वती के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। साथ ही पार्वती के गोने का भी सूचक है। और कब मनाया जाता है गणगौर का उत्सव, ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी ये कुल मिला के 18 दिन तक चलता है। और राजस्थान में कुछ गणगौर प्रसिद्ध है, जैसे कि बिनाईसर की गणगौर जैसलमेर, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा, ढींगा गणगौर ये जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये था अपना क्वेश्चन, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी गणगौर से त्योहारों का अंत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है, कोड़ामार होली, कौन सी होली, कोड़ामार, और कहाँ का, अजमेर जिले का। बिनाई अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद और सांबर। तो अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जो कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बिनाई अजमेर। और राजस्थान में कुछ होलियाँ हैं जो प्रसिद्ध है, जैसे लट्टमार होली, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, महावीर जी करौली। इसको ऐसे याद रखेंगे, जो वीर होता है उसके हाथ में क्या रहता है, लट्ट, तो लट्टमार होली कहाँ हो जाएगी, महावीर जी करौली। और पत्थरमार होली बाड़मेर, और अंगारों की होली केकड़ी अजमेर। और गोबर के कंडों से खेले जाने वाली होली कहाँ है, ये है गलियाकोट डूंगरपुर। तो ये कुछ प्रसिद्ध होलियाँ थी, और इसका राइट आंसर हो गया बिनाई अजमेर में कोड़ामार होली का उत्सव प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है, कौन सी जाति, सहरिया जनजाति, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति कौन से जिले में केंद्रित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बारां। और बारां में भी कहाँ पे दो तहसीलें पड़ती हैं, एक तो किशनगंज और एक शाहबाज, ये दो तहसीलों में सहरिया जनजाति केंद्रित है। और ये राजस्थान की एकमात्र आदिवासी एवं प्राचीन जनजाति है जो कि सर्वाधिक पिछड़ी है। और इसी कारण भारत सरकार ने इसे सर्वाधिक पिछड़ी होने के कारण केवल इसी जनजाति को आदिम
आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। किसमें रखा है? आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। साथ ही ये जो सरिया जनजाति है ये 2 जगह केंद्रित है। कहाँ पे? किशनगंज और शाहबाज। तो अपना राइट आंसर हो गया 12। ये किसकी तहसील है? 12 की। और ये सरिया जनजाति है जो अपना गुरु किसे मानती है? ये वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानती है। तो साथियों ये थे अपने आज के क्वेश्चन। तो साथियों मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी चैनल पर ऐसी क्लासें लगातार आने वाली है। और साथियों ये थी अपनी लास्ट क्वेश्चन और ये अपनी आज की क्लास। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।